Good morning, class. So, we'll continue with the chapter Basic Accounting Terms. So, we'll continue with the terminologies. First is expenditure. Expenditure is the amount spent or liability incurred. अगर आप उसको पे कर रहे हैं so it will be a amount spent. अगर आपने अभी तक पे नहीं किया it will be a liability incurred for acquiring asset, goods or services for the business. Example: payment of rent, salaries, purchase of goods, purchase of land, machinery, etc. So expenditure can be classified into two types: capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure is the expenditure incurred for acquiring or increasing the value of existing assets. That means जब हम बिज़नेस के लिए कोई असेट्स खरीदते हैं जिससे हमारे बिज़नेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, देन इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. Example of capital expenditure will be purchase of building or furniture, installation of new machinery. तो ये करने से हमारे जो बिज़नेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स इंक्रीज़ हो जाती है. So they are called capital expenditure, and capital expenditure is shown on the asset side of the balance sheet. Then is revenue expenditure. Expenditure incurred during an accounting period and the benefit of which also exhaust within the same accounting period. That means जो हमने एक्सपेंडिचर किया और उसका बेनिफिट हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिल रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है ओवर द ईयर्स. लाइक अगर हम बिज़नेस के लिए कुछ मशीनरी ख़रीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो न्यू मशीनरी हम खरीद रहे हैं उसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल मिलेगा, उसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों तक मिलेगा. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हम सेम फाइनेंशियल ईयर में एग्जॉस्ट कर लेंगे. Example, it's purchase of goods and services, payment of salary, rent, advertising. तो ये हमारे एक्सपेंस नेचर के हैं जिसका बेनिफिट हमें सेम अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा. एंड दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. उससे कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, बट आर इनकर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी. कि हमारी बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे या वो आगे फर्दर इम्प्रूव होए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है. नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस. Expense is the cost incurred by the business in the process of earning revenues. जब हम बिज़नेस के लिए रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें पहले कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा. सो अगर हम ये खर्चे नहीं करेंगे हम बिज़नेस को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे. सो जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ असेट कंज्यूम और सर्विस यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. एग्जाम्पल कुड बी कैश पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वेजेस, रेंट. इट कुड बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो हम गुड सोल्ड कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. These are the examples of expenses. It is similar to revenue expenditure. Then next term is income. Income is when your revenues are more than your expenses, then it is termed to have income. तो revenue क्या है यहाँ पे? Revenue is the flow of
कैश एंड कंसिडरेशन अराइजिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, कि जो हम बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, दैट इज विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू. Example of revenue is receipt from sale of goods and services. We take example to understand what is income and revenue. Revenue is receipt from sale of goods and services. So we say we have sold good costing 50,000 for 70,000. So inflow कितने का हुआ? Inflow of cash is 70,000. That 70,000 will be termed as revenue. एंड हमारे एक्सपेंस कितनी आई है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के? कॉस्टिंग, दैट मीन्स दैट इज़ 50,000. सो दैट इज़ अ एक्सपेंस. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इनकम ऑफ 20,000. सो नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी हमने एक्सपेंसेस पढ़ा. Expenses are the costs incurred by a business in the process of earning revenues like salary, wages, rent, commission. So prepaid expenses are the expenses paid in advance. अभी वो expenses due for payment नहीं हुए थे, बट हम लोग ने business ने उसको पे कर दिया. So it is a prepaid expenses. Like आपको rent पे करना था for 1 month, आपने 6 months का advance rent दे दिया. So 5 months is a prepaid expense. अभी आपको देना नहीं था, that was not due, but you have already paid that expense. That will be prepaid expenses and they are shown on the asset side of the balance sheet under the current assets. Then is outstanding expenses. Outstanding expenses are the expenses due but not paid. आपको अभी वो expenses पे कर देने चाहिए थे, but अभी तक आपने पे नहीं किए. दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. लाइक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू पे द रेंट. आपने वो रेंट पे नहीं किया, सो दैट रेंट बिकम्स आउटस्टैंडिंग. सो दैट बिकम्स योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर योर करंट लाइबिलिटी एंड इट इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये करंट लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज यू आर सपोज टू पे विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड. Similarly, prepaid expenses current assets क्यों है? Because you will be availing the benefit within same accounting period. Next term is profit. Profit is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprise for a accounting period, and generally they can be classified as gross profit or net profit. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ सेल्स रेवेन्यू, जो हमारी सेल्स है रेवेन्यू हो रहा है, माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. दैट मीन्स जो हम गुड सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है. सो दैट विल गिव अस ग्रॉस प्रॉफिट. इफ़ रेवेन्यू इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स देन इट इज़ टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. देन नेक्स्ट टर्म इज़ नेट प्रॉफिट. यहाँ पे हमने जो कॉस्ट ली है वो कौन सी कॉस्ट ली है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. बट बिजनेस की बाकी सारी एक्सपेंसेस भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, कमीशन. दे आर नॉट द एक्सपेंसेस फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिकॉज ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के एक्सपेंसेस नहीं हैं. दे आर द एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द बिजनेस. सो जब हम प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं एंड वी आर हैविंग सम एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज, दैट विल बी टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट. यहाँ पे सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम बाकी सारे एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज़ गेन. जो टर्म है प्रॉफिट, वो हम बिज़नेस की यूजुअल ट्रांजैक्शन जो होती है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेफ़र करते हैं. लाइक बिज़नेस का काम है गुड्स सेल करना, और उसने गुड्स सेल करके देयर इज़ द रेवेन्यूज़ आर मोर देन योर एक्सपेंसेस, देन इट इज़ प्रॉफिट. बट जो गेन टर्म है ये हम बिज़नेस की इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं विच आर इर्रेगुलर इन नेचर. से you have sold an machinery, old machinery at a profit, तो उसको हम प्रॉफिट ना कह के गेन कहेंगे. से आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 40,000 एंड यू आर एबल टू
sell that asset for 50,000. So in that process you have made a gain of 10,000. So gain is refer for a irregular transaction of the बिजनेस, जिसका नेचर रेगुलर नहीं है, बिजनेस उसमें रेगुलरली डील नहीं करता. से आपका बिजनेस था फर्नीचर सेल करने का एंड यू हैव सोल्ड अ ओल्ड कंप्यूटर एट अ प्रॉफिट, सो दैट इज विल नॉट बी टर्म्ड एज प्रॉफिट, इट विल बी टर्म्ड एज गेन. अगर आप फर्नीचर सेल करते हैं एंड योर रेवेन्यूज आर मोर, देन इट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट. बट इफ़ यू सेल एन असेट, देन इट विल बी टर्म्ड एज गेन. Then next transaction is loss. When your total expenses are more than your total revenue, it will be termed as loss. For example, if your revenue are 90,000 and your expenses is 1,20,000, there will be a loss of 30,000. और ये लॉस जो है वो ओनर की इक्विटी को कम करेगा बिजनेस में. दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. Loss also refer to activities of the business for which no benefit is received by the business firm, जिसमें बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट. तो लॉस जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द नॉन एक्रिंग नेचर, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट. तो जब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस विल बी मोर देन द रेवेन्यूज, इट विल बी टर्म्ड एज लॉस. Then next term is purchase. Purchase refer to the amount of goods bought by a business for resale or for use in production. तो अगर तो हम ट्रेडिंग फर्म है जिसमें हम गुड्स बाय करके सेल करते हैं, सो गुड्स आर बॉट फॉर रीसेल. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में तो हम रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे और उसको आगे प्रोसेस करेंगे और उसको फिनिश गुड्स की तरह सेल करेंगे. सो दैट रॉ मटेरियल इज़ यूज इन प्रोडक्शन, तो उसको हम परचेजेस कहेंगे. द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज. अगर हमने इमीडिएट पेमेंट की है उस गुड्स की तो हम उसको कहेंगे कैश परचेज. अगर हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं की है उस गुड्स की तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट परचेज. परचेज जो टर्म है दैट इज स्पेसिफिकली इफ़ वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. अगर आप कोई फिक्स असेट क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, यू कैन नॉट यूज़ द टर्म परचेजेस. परचेज इज़ द टर्म यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स. से आपने एक वेंडर से मशीनरी या फर्नीचर ख़रीदा है एंड आप उसको पेमेंट कैश में कर रहे हैं या आप उसको काइंड में पेमेंट कर रहे हैं और ऑन क्रेडिट. सो परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी विल नॉट बी कंसिडर एज परचेज. परचेज सिर्फ और सिर्फ टर्म हम गुड्स के लिए यूज़ करेंगे एंड गुड्स का मतलब है जिसमें हमारा बिजनेस है. लाइक अगर आप फर्नीचर का बिज़नेस रन कर रहे हैं और आपने कहीं से एक मॉडम ख़रीदा है या एक लैपटॉप ख़रीदा है अपने बिज़नेस के लिए, दैट इज़ नॉट अ परचेज. परचेज जो है वो गुड्स के लिए ही होगा. अगर आपने कंप्यूटर ख़रीदा है या मॉडम ख़रीदा है तो वो आपके लिए फ़िक्स असेट है. सो यू कैन नॉट यूज़ द टर्म परचेजेस. देन इज़ परचेज रिटर्न. इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं बिकॉज जब आप किसी को परचेज रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो इट इज़ रिटर्न आउटवर्ड. एंड गुड्स मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी सम रीजन्स, may not be up to the specification or it may be defected. When we are returning the goods for some reason, it will be termed as purchase return or return outward. The next term is sales. Sales refer to the amount of goods sold that are already bought or manufactured by the business. तो जब हम goods sell कर रहे हैं, then we will use the term sale. Sale is associated with sale of goods that we deal with, and it also include both cash sales and credit sales. Cash sales में हमें immediately payment मिल रही है, credit sales में हमें immediately payment नहीं मिल रही है. अगर हमने sale of asset किया है, like we have sold a old furniture of the business, then it is not a sales for the business. Sale of furniture or sale of asset is not termed as sale. सेल जब हम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं टर्म, दैट मीन्स सेल इज़ द टर्म यूज फॉर गुड्स दैट वी सेल.
Then is sales return or return inwards. रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है कि गुड्स वापस बिजनेस में आ रहे हैं, दैट इज रिटर्न इनवर्ड्स. And goods may be returned by the purchaser for reasons like it is not up to the specification, defected, not required, delay in transportation. कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे परचेज़र हमें गुड्स वापस कर रहा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. Then next term is debtor. Debtor is a person or a firm, it could be a firm, to whom goods have been sold or services has been rendered on credit and payment has not been received. जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम सेल जो है वो कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं. तो जब हम क्रेडिट्स पे सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव नॉट रिसीव्ड दी पेमेंट एंड दैट विल बी टर्म्ड एज डेटर. दैट पर्सन और फर्म विल बी termed as debtor, and debtor will be shown on the asset side of the balance sheet under the current assets because the amount is due for payment from the person or a party and we will receive within an accounting period, so it is in current assets. Then is creditor. Creditor is a person or a firm from whom goods have been purchased or services has been taken on credit and payment has not been made. जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ की है जिसकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं दी है, तो जिसको हमें पेमेंट करनी है और उससे हमने गुड्स परचेज़ की है, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज creditor. A creditor can be a person or a firm, and creditor will be shown under the liability side of the balance sheet under the current liabilities because we are liable to pay creditor within an accounting period. That's all for today. Thank you.